गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज काव्य खंड से पाठ 6 कविता नदी, जिसके कवि हैं प्रोफेसर दया सक्सेना। लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस लेसन में, इस क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कविता कैसे पढ़नी है ये बता रहा हूँ। मेरे पढ़ने के बाद आप भी पढ़िए, क्योंकि कविता पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है। पढ़कर समझकर उसका आनंद लीजिए। नदी। तमाम दोपहर मैं तुम्हारे किनारे घूमता रहा, बिना यह जाने कि तुम कहाँ से आई हो और किससे मिलने जा रही हो। तुम्हारी कितनी था है। मुझे केवल वे लहरियाँ अच्छी लगती रहीं जो तुम में उड़ती रहीं, धूप में झिलमिलाती खिलखिलाती, मछलियों से कलाबाजियाँ खाती फिसलती। लगातार यह कुतूहल मुझसे बना रहा कि अंजलि में भरते ही वह लहराता रूप कहाँ चला जाता है। तमाम दोपहर मैं तुम्हारी गुनगुनी रेत में बैठा रहा, जो एक परत हटाओ तो ठंडी मिलती, जिसे तुम खिलखिला कर एक एक लहरियों से लाती बिछाती। इस प्रकार कविता को पढ़ना। देखिए, नदी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो नदियाँ हैं, ये हमें परोपकार की शिक्षा देती हैं। नदियाँ परोपकार की शिक्षा देती हैं। हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि अनेक नदियाँ हमारे देश में हैं। ये नदियाँ भारत की जीवन रेखा है। इन नदियों से जो जल प्राप्त होता है उससे खेती सिंचाई का काम किया जाता है, कल कारखानों में काम किया जाता है और भी कई प्रकार के उपयोग। बिजली बांध बनाकर, इन नदियों में बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, आदि आदि बहुत सारे काम नदियों के जल से किए जाते हैं। नदी का जल पीने के काम में भी आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, स्नान करने के काम में आता है, मछलियाँ पालन के लिए भी काम आता है। बहुत नदियाँ हमें क्या प्रेरणा देती हैं? नदियाँ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। नदियाँ हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। नदियाँ हमें हमेशा आगे बढ़ने का मैसेज देती हैं। तो नदियाँ अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना करती हैं, संघर्ष कर आगे बढ़ती हैं और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं और समतल मैदान की ओर बहती हैं और लोगों का, अपने जल से लोगों का परोपकार करते हुए अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदियाँ दूसरों का उपकार करना सिखाती हैं, दूसरों की मदद करना सिखाती हैं, दूसरों की भलाई करने का संदेश देती हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने का संदेश देती हैं। तो इस प्रकार नदी को जो जीवन है वो परोपकार का जीवन है। नदियों से परोपकार की प्रेरणा मिलती है। नदियों से निरंतर गतिशील बने रहने का संदेश मिलता है। जीवन भी हमारा ऐसा गतिमान होना चाहिए, जीवन भी चलते रहना चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश मिलता है, संघर्ष करने का संदेश मिलता है, हर दिन काम करने का संदेश मिलता है। नदियाँ दिन और रात बहती रहती हैं, कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी आराम नहीं करती। वैसे ही हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए,
परिश्रम करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए इस पाठ में जो कुछ बात कही गई है उससे पहले समझने का प्रयास करें। नदियाँ कल कल करती हुई बहती हैं, नदियों के अंदर चल है, नदियों में लहरें हैं। तो कभी नदी के किनारे एक दिन कभी नदी किनारे घूम रहा था, बिना यह जाने कि तुम कहाँ से आते हो और किस में मिलने जा रहे हो। वो देखता है कि नदी के किनारे टहलता हुआ कभी देखता है कि नदी बह रही है। वो सोचता है नदी कहाँ से आ रही है और कहाँ बह रही है और कहाँ पर जाकर उसका अंत, किससे मिलने जा रही है। नदी का कोई किनारा, कोई तहा, कोई गहराई है या नहीं, इन सब के बारे में वो सोचता और विचारता है। नदी को जब देखता है कभी तो नदी के बारे में सोचता है कि नदी कहाँ से निकली है और कहाँ कहाँ बह रही है, किससे मिलने के लिए आगे जा रही है, इसके अंदर जो पानी है उसमें कितनी गहराई है। तो नदी में जब हवा बहती है तो लहरें उठती हैं, उसकी वो लहरें बहुत सुंदर हैं। उन सुंदर लहरों को देखकर कभी बहुत खुश होता है। और मुझे केवल वे लहरियाँ अच्छी लगती, कभी बोलता है हवा के झोंकों से नदी में उठने वाली ये जो लहरें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। धूप के समय जब धूप उठती है, जब धूप आती है तो नदी का पानी झिलमिलाता है, खिलखिलाता है, झिलमिलाता और खिलखिलाता सा लगता है। नदी की खिलखिलाती लहरियाँ मछलियों की तरह कलाबाजियाँ खाती हुई प्रतीत होती हैं। मैं ये सोचने लगता हूँ, लगातार यह कतूल मुझसे बना रहा कि अंजलि में भरती, ये हुआ लगातार रूप कहाँ चला जाता है। कभी देखता है, सोचता है, कभी के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि निरंतर बहने वाला ये जो जल है, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए अपनी अंजलि में लेता हूँ। अंजलि मतलब इस प्रकार से हाथों को में जब पानी को हम लेते हैं, नदी के जल को हम पानी जब लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए पानी ठहर जाता है, उसका बहाव थोड़ा सा रुक जाता है, वो जल स्थिर हो जाता है। तो ये देखकर कभी को आश्चर्य भी होता है। तमाम दोपहर, कभी बोलता है दोपहर का समय हो चुका है। और दोपहर के समय में कभी नदी के किनारे घूमते घूमते क्या बोलता है, हल्की मैं तुम्हारी गुनगुनाती रेत में बैठ गया। अब कभी रेत में बैठ जाता है, नदी की रेत में बैठ जाता है। और जब वो रेत को हटाता है तो पानी के कारण से उसको ठंडक महसूस होती है, भीतर से ठंडक महसूस होती है, उसको ठंडक का एहसास होता है। जो एक परत हटाते ही ठंडी मिलती है। जब वो रेत की एक परत को हटाता है तो पानी के कारण से, जल के कारण से उसको ठंडक का एहसास होता है, जिसे तुम खिलखिलाकर एक लहरियाँ से लगते बिछाती। तो नदी के ऊपर पानी के प्रभावश नदी के अंदर पानी के प्रभावश ठंडी का एहसास होता है, परंतु ऊपर में गर्म लगता है। सूर्य की किरणों के कारण से ऊपरी भाग गर्म सा लगता है। तो कवि बताता है कि मैं पूरी दोपहर नदी के किनारे रेत पर मिलने वाली सीपियों से खेलता रहा। नदी किनारे से मिलने वाली सीपियों से खेलता रहा,
अपना मन बहलाता रहा, रेत में उंगलियों की सहायता से लिखता रहा, रेत में उंगलियों की सहायता से लिखता रहा। तमाम दोपहर मैं उन सूफियों से खेलता रहा जो तुम्हारी रेत में पड़ी थी। कवि बोलता है दोपहर का समय हो चुका है और मैं तुम्हारी रेत पर जो सीपियाँ पड़ी हुई थी मैं उन सीपियों से खेलता रहा। दोपहर को मैं उन सीपियों से खेलता रहा जो तुम्हारी रेत पर पड़ी थी। रेत में लिखता रहा गहरा और गहरा, और रेत पर मैं कुछ लिखता रहा हैं, अपनी उंगलियों की सहायता से मैं रेत पर कुछ लिखता रहा और देखता रहा कि किस तरह नदी की लहरों के आते ही वह सब लिखावट साफ हो जाती है, मिट जाती है। कवि जो कुछ उंगलियों की सहायता से लिखता है, नदी की लहरें जब आती हैं तो वो लिखावट को मिटा देती है और देखता रहा कि कितनी सफाई से आहिस्ता आहिस्ता हर लिखा मिट जाता। तो नदी के पानी के प्रभाववश वो लिखावट पूरी तरह से साफ हो जाती है, उस लिखावट का नामो निशान नहीं रहता है। अब शाम हो रही है, मैं अभी चला जाऊंगा, बिना यह जाने हुए कि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारे किनारे घूमता रहा, रेत में बैठा रहा, सीपियों से खेलता रहा, अपना लिखा मिटता देखता रहा। कवि आगे बोलता है अब शाम का समय हो चुका है। लेखक बोलता है धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है, शाम होने लगी है, मेरा घर लौटने का समय हो गया है, मैं चला जाऊंगा। दिन भर मुझे नदी के किनारे पर मैं बैठा रहा, सीपियों से खेलता रहा, अपना लिखा मिटता हुआ देखा रहा, किनारे टहलते हुए मैं तुमसे बात करता रहा। तुमने मेरी हर क्रिया प्रतिक्रिया पर अपनी दृष्टि रखी, मुझे अपने सामीप्य सहचर से सुख और संतोष दिया, मुझे अपना ऋणी बताया। मैं बिना तुम्हारा आभार व्यक्त किए सूरज ढलते ही साथ घर की ओर लौट जाऊंगा। तुम्हारे परोपकारी मैत्रतापूर्ण स्वरूप का ऋण चुकाए बिना मैं पुनः अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाऊंगा। किंतु जब कभी इस जिंदगी की भागदौड़ से बचकर राहत पाने के लिए पल दो पल मैं तुम्हारे किनारे आऊँगा तो तुम पुनः मुझे आनंद दोगी, राहत दोगी। तुम्हारी निरंतर गतिशीलता मुझे जीवन में हमेशा गतिशील बने रहने का संदेश दो। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस कविता में नदी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने, गतिशील रहने और कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करने की शिक्षा मिलती है, परोपकार की शिक्षा मिलती है। जैसे नदियाँ सबका उपकार करती हैं, वैसे हमें भी सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। लहरियाँ, कलाबाजियाँ, अंजलि, कौतूहल, सिपियाँ, आहिस्ता, हंसी आदि आदि बहुत से कठिन शब्द हैं। तो आप पढ़ते समय इन कठिन शब्दों को रब कापी में लिखिए, उनका अर्थ भी लिखिए। डिक्टेशन में कठिन शब्द आते हैं, सुनो और लिखो। डिक्टेशन अर्थात सुनो और लिखो। हम कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे और आपको उसको सुनकर लिखना है, इसको सुनो और लिखो कहते हैं। तो हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, आप शुद्ध लिखेंगे। शुद्ध तभी लिखेंगे जब आप अभ्यास करेंगे। तो आप इस नदी कविता में जो भी कठिन शब्द आए हैं, जो तुमको कठिन लगते हैं, उसको रब कापी में लिखिए। उसके बाद उसका अर्थ भी लिखिए। कठिन शब्द भी लिखना है, कम से कम 10-12 शब्द लिखिए, कठिन शब्द लिखिए। उसके बाद उनके अर्थ भी लिखिए और उसको पढ़िए। उसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। क्या शब्द लिखा है, कैसे लिखा गया है, कैसी मात्रा दी गई है, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। शुद्ध लेखन के लिए मात्राओं का सही प्रयोग जरूरी है, तभी वो नंबर के लायक बनेगा। तो
इस प्रकार नदी कविता को आपको जैसे हम पढ़े हैं वैसे आपको पढ़ना है, कठिन शब्दों को लिखना है। प्रश्नोत्तर कार्य को देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या उत्तर हम बता रहे हैं आपको। पहला सवाल है, कवि कहाँ और क्या जाने बिना ही घूमता रहा। पेज नंबर 57। तो उत्तर होगा, कवि नदी किनारे या जाने बिना घूमता रहा कि उसका उद्गम स्थल कहाँ से नदी निकली है और कहाँ जाएगी। ये जाने बिना कवि नदी किनारे घूमता रहा। ये नदी कवि नदी किनारे या जाने बिना घूमता रहा कि उसका उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थल कहाँ है, या वो किससे मिलने जा रही है और कहाँ पर जाकर वो समाप्त होगी, या जाने बिना ही वो नदी किनारे घूमता रहा। कवि का रेत पर लिखा हुआ कैसे मिट गया। कवि ने रेत पर कुछ लिखा था उंगलियों से, वो कैसे मिट गया। कवि का रेत पर लिखा हुआ नदी की लहरों के आने से आहिस्ता आहिस्ता मिट गया। कवि ने अपनी उंगलियों में जो कुछ वहाँ लिखा था, उन नदी की लहरें आने से, वायु के प्रभाव से नदी में लहरें उठी और वो उन लहरों ने रेत पर लिखा हुआ, कवि का लिखा हुआ सब विषय को उसने मिटा दिया, उन लहरों ने मिटा दिया। नदी के किनारे कवि को क्या अच्छा लगता है। उत्तर होगा, नदी किनारे कवि को लहरों का उठना, गिरना, मछलियों के समान कलाबाजियाँ लगाना बहुत अच्छा लगता है। कवि कब तक नदी किनारे बैठा रहा। कवि तमाम दोपहर तक, शाम तक नदी किनारे बैठा रहा। तो मल्टीपल चॉइस, इसके बाद है मल्टीपल चॉइस, जिसमें सवाल दिया है। एक सवाल है, 4 उत्तर है, उसमें से एक उत्तर सही, उसी को आपको चुनना है। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस के सवाल आपके पास आएंगे, सही विकल्प चुने ऐसा सवाल आएगा, जिसमें एक सवाल है, 4 जवाब हैं, जिसमें एक सवाल एक उत्तर जो सही है उसको आपको चुनना है। उसके सही उत्तर होगा तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए और नंबर लीजिए। पहला सवाल, कवि किनसे खेलता रहा। उत्तर होगा लहरों से। दूसरा सवाल है, आहिस्ता आहिस्ता का क्या अर्थ है। आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ है धीरे धीरे। कवि कहाँ लिखा मिटता देखता रहा। कवि रेत पर लिखा मिटता देखता रहा। कवि किस समय नदी किनारे बैठा रहा। दोपहर का कवि नदी किनारे बैठा। अब लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। कवि कहाँ बैठा है, तो कवि नदी किनारे गुनगुनी रेत पर बैठा है। नदी धूप में क्या करती हैं। नदी धूप में झिलमिलाती हैं, खिलखिलाती हैं। रेत में क्या पड़ा था। रेत में सीपियाँ पड़ी थी। रेत, नदी में रेत होती है, सीपियाँ होती हैं, शंख होते हैं, ये सब नदी का अंग है, नदी के हिस्से हैं। नदी में ये सब चीज़ें रहती हैं। लहराता रूप किसका है। लहराता रूप किसका है। लहराता रूप नदी का है। अब देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर में, कवि नदी के बारे में क्या नहीं जानता और क्या जाने बिना ही जाने की बात कह रहा है। इसमें सबसे पहले देखो, आपकी पाठ में जो पाठ का शीर्षक है उसको रफ कॉपी में लिखिए। उसके बाद उसका कवि कौन है उसके बाजू में लिखिए। जितनी भी कविताएं हैं आपकी, सबका पाठ का नाम और फिर उसके बाद कविता का नाम आप लिखते जाइए। इस प्रकार लेसन है, पाठ का नाम और उसके बाद उसके लेखक का नाम लिखते जाइए। हाँ, तो कवि यहाँ पर पाठ का शीर्षक है नदी और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबको लिखिए
जितनी कविता है सबका नाम लिखिए, सबके कवि का नाम लिखिए, जितने पाठ हैं पाठ का नाम लिखिए और उसका लेखक का नाम। ये ऐसा लिखना जरूरी है। तो इस कविता में कवि नदी का रूप चित्रण किया है। नदी तट पर बैठकर कवि ने अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को व्यक्त किया है। नदी मस्त स्वरूप को देखकर कवि के मन में बार बार क्या क्या सवाल पैदा होते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। नदी की गतिविधियाँ क्या हैं, उसकी एक्टिविटी क्या है, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यह भी यहाँ पर बताया गया है। तो कवि दोपहर पर नदी किनारे गुनगुनाती गर्म रेत पर बैठा रहा। वहाँ बैठे बैठे जब मैंने रेत में हाथ रखकर उसकी एक परत हटाई तो भीतर से मुझे रेत की ठंडक का एहसास हुआ। पानी के कारण से, पानी के प्रभाव से रेत भीतर से ठंडी थी लेकिन बाहर से गर्म थी। सूरज के किरणों से उसके रेत का बाहरी भाग गर्म था। नदी की गतिशीलता, क्रियाशीलता, खिलखिलाती लहरों ने बार बार रेत की एक परत को लाकर एक किनारे में बिछाया था। भले दोपहर में धूप के प्रभाव से रेत गर्म होने लगी थी किंतु भीतर का भाग ठंडक, पानी के कारण से ठंडक था। तो देखिए, इसी प्रकार कुछ और प्रश्न उत्तर हैं। इसमें पेज नंबर 59 में देखो, भाषा और व्याकरण, समाज संबंधी कुछ प्रश्न हैं। इसके बाद वचन संबंधी कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तरमाला के साथ मोबाइल में भेज दिए गए हैं। स्कूल से सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आपको भेज गए हैं। जो प्रश्नोत्तर किताब में लिखने हैं उत्तरमाला से देख के भी आप लिख सकते हैं, पढ़कर समझकर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो उत्तर लिखना है सही लिखना है। आप बिना उत्तरमाला देखकर लिख रहे हैं तो लिखिए, उसके बाद उत्तरमाला से उसका मिलान भी कीजिए कि आपने जो उत्तर लिखा है वो सही है या गलत है। सभी पाठ के प्रश्न उत्तर, सभी विषय के प्रश्न उत्तर आपको स्कूल तरफ से भेज दिए गए। आप जाँच कर लीजिए और उसके बाद सही उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, पेज नंबर 59 में दिया है सवाल, द्विगु समास के कुछ उदाहरण लिखकर उसका समास विग्रह कीजिए। समासिक पद में दिया है दोपहर और समास विग्रह में होगा दो पहरों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, ये द्विगु समास है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, ये द्विगु समास है और उसका समास विग्रह है। तो इस प्रकार और भी कुछ ग्रामर के सवाल हैं 60 और 61 में, जिसका उत्तर आपको उत्तरमाला पुस्तक से देखकर लिखना है और उस प्रकार उसको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आपको बनाने हैं। सब सरल है, कठिन कुछ नहीं है। आप उत्तरमाला से देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएंगे। तो ये काम आपको लगातार करते रहना है। जो हमने प्राय पूरा पाठ पढ़ा दिया है। जो पाठ तुम्हारे कोर्स में है उन सभी पाठों के प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखो। टेक्स्ट बुक में जो काम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में करो, क्योंकि स्कूल जब खुलेगा तब आपका टेक्स्ट बुक की भी जांच होगी, आपको नोटबुक की भी जांच होगी। उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जितनी कविताएं हैं इसमें सबको याद कीजिए, एक एक करके याद कीजिए। देखो, इन सब को याद करना जरूरी है, क्योंकि रेसिटेशन यानी कविता वाचन आपको बिना देखे कविता सुनानी है, जिसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, सुविधा है, आप कविता को याद कर सकते हैं। कविता नंबर 1 देखिए, कविता नंबर 1 क्या है? वह देश कौन सा है? एक एक पैराग्राफ याद कर लिया।
लेकिन पूरा याद करो। दूसरी कविता है, देखो तुम्हारे पाठ्यक्रम में दूसरी कविता है, यहाँ पर तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, देखो ध्यानपूर्वक पेज नंबर देखिए। दूसरी कविता यहाँ पर मुस्कुराना धर्म है, कम से कम 2 पैराग्राफ याद कर लीजिए। इसके बाद तीसरी कविता हमने अभी आपको पढ़ाई है, पाठ नंबर 6 में है नदी। बहुत छोटी कविता है, आराम से याद हो जाएगी, याद कीजिए। तो इस प्रकार कम से कम 4 कविताएं आपको मौखिक याद होनी चाहिए। तो अभी आप याद कर सकते हैं, आपके पास समय है। बुक रीडिंग होगा, आप हर दिन एक पर अगर आप 1 पेज पढ़िए, बुक रीडिंग होगा। कठिन शब्द लिखिए, डिक्टेशन होगा। कॉन्वर्सेशन मतलब हम सभी पाठ से, मौखिक माला से या लघु उत्तरीय प्रश्न से आपसे सवाल पूछेंगे। 5 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर होगा, जिसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार मौखिक प्रश्न उत्तर और लघु प्रश्न उत्तर पढ़ते रहिए। लिखना तो ही है, पढ़ते भी रहना है, ताकि आप परीक्षा में उसका सही उत्तर दे सकें। मौखिक परीक्षा 40 नंबर की होती है, रिटन परीक्षा 60 मार्क की होती है। इस प्रकार 40 मार्क की रिटन परीक्षा होगी, 40 मार्क की मौखिक परीक्षा होगी। तो तैयारी आपकी बराबर रहनी चाहिए। तैयारी का समय है, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होंगी, कोरोना का अंत होगा, तो स्कूल खोलेंगे और आपको पढ़ाई जारी रखनी है और परीक्षा समय पर परीक्षा देना है। तो इसके बाद इस 6 नंबर की कविता के बाद हम आपको नेक्स्ट हरिचरण कहानी बताएंगे, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। आप चाहों तो ये कहानी को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है इसमें, हैं। और इसके लेखक हैं शरदचंद्र, उर्दू बंगला साहित्य के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी, बहुत सारी कहानियां भी लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बंगाल में इनके लिखे बहुत उपन्यास हैं। बांग्ला भाषा में भी लिखते हैं, हिंदी भाषा में भी लिखते हैं। तो हरिचरण, आप ये कहानी को जरूर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये कहानी प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो जो हमने आपको अभी कहा है, उसके अनुसार आपको काम करना है। ग्रामर में जो विषय आपके पाठ्यक्रम में हैं, उसको निकालिए और उसको पढ़िए, और उसका प्रश्नोत्तर भी काम करते रहिए। ग्रामर पुस्तक में भी प्रश्नोत्तर काम करना है, क्योंकि ग्रामर का ज़्यादातर काम बुक में ही होता है, बहुत कम काम नोटबुक में होगा। जैसे परिभाषा लिखनी, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने, कारक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, आदि आदि परिभाषाएं वगैरह सब रहेंगी। मुहावरे किसे कहते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं उसमें लिखी जाती हैं। बाकी जो दूसरा एक्सरसाइज होता है वो आपको इस टेक्स्ट बुक में ही करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वैसे सवाल लिखे हुए हैं, और इस ग्रामर पुस्तक के भी सारे उत्तर, प्रश्नोत्तर आपको मोबाइल के माध्यम से आपके पास पहुंच गए। आप उसको देखिए, समझिए, और जो कोर्स में है सबका उत्तर टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। उसकी भी जांच होगी और उसके भी आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो ग्रामर में जो विषय वस्तु दिया है वो आप पहले भी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, 6-7 में पढ़ चुके हैं। उसका कुछ विस्तार हम आपको 8 क्लास में बता रहे हैं। तो कल या परसों जब भी ग्रामर बताएंगे तो आपको ये विषय को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, और कोई समस्या हो हिंदी विषय को लेकर तो आप हमसे 7894945066 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, हम आपको जो कुछ भी
पढ़ा रहे हैं, ये एक नई प्रकार की पढ़ाई हो रही है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमको चलना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन में हमको रुचि लेकर काम करना है, और क्लास में जब होगा तो क्लास में बैठ के अनुशासित ढंग से बैठ के पढ़ाई करना है। तो आप रुचि लीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।